जय हिंद साथियों, आप सभी का कंपटीशन कम्युनिटी के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे मैं इशार अहमद आप सभी का एक बार फिर से पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप अपनी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी, अपनी प्रतियोगी परीक्षा की निरंतरता, अपनी प्रतियोगी परीक्षा की प्रिपरेशन बेहतर तरीके से और जोरों शोरों से और साथ ही साथ एक युद्ध स्तर पे कर रहे हैं। साथियों, पिछले हफ्ते हमने नवंबर माह के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कंप्लीट कर लिए। जो बच्चे इस सेशन को पहली बार देख रहा है तो नवंबर, अक्टूबर, सितंबर सभी माह के आपको करंट अफेयर वीकली प्राप्त हो जाएंगे हमारे कोको एसएससी चैनल पे। और जो पहली बार आया है इस चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। साथियों, जिस प्रकार से हम हर हफ्ते लेकर आते हैं वीकली करंट अफेयर, उसी प्रकार हम इस बार भी हमारे प्रतियोगी परीक्षा मतलब कि व्यापम, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं उसको हम करने वाले हैं। तो आइए ज्यादा समय ना लेते हुए अपना सत्र हम प्रारंभ करते हैं। आइए, तो आपके स्क्रीन पे ये पहला प्रश्न दिखाई दे रहा है। मैं थोड़ा पीछे हो जाता हूं क्योंकि पीछे होने से मुझे क्लियर दिखाई देगा। ठीक है, तो यहां लिखा है फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द लीजन ऑफ ऑनर से किसे सम्मानित किया गया है। आपको जुलाई माह में मैंने ये लीजन ऑफ ऑनर के बारे में पढ़ाया था, जो कि इसी साल जुलाई माह में हमारे भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय सम्माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को प्रदान किया गया है। ठीक है, तो इसी प्रकार दिसंबर माह के पहले वीक में ही ये ऑर्डर ऑफ लीजन ऑफ ऑनर जो है, जो कि फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, वो हमारे इसरो की साइंटिस्ट ललितांबिका, क्या नाम है इनका, VR ललितांबिका को प्रदान किया गया है। तो ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा, तो आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है ना आप लोगों को, क्लियर हो रहा है ना आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए फटाक से इस सेशन को शेयर भी कर दीजिए, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे जरूर लगाइएगा ताकि हमारी रीच, हमारी पहुंच सभी के बीच में पहुंच सके। और सभी के बीच में जब हम पहुंच पाएंगे तो जो आवश्यकता के अनुसार पढ़ाई कर रहा है, जो बच्चे के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उस तक ये कंटेंट पहुंच पाए और वो सफल हो। और आपकी सफलता में ही हमारी सफलता छुपी हुई है। क्लियर है साथियों? चलिए अगले प्रश्न की ओर रुख लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम कुछ डायनेमिक पोर्शन देख लें और स्टैटिक पोर्शन भी देख लें। तो जैसे कि मैंने बताया कि VR ललितांबिका को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द लीजन ऑफ ऑनर प्रदान किया गया है। VR ललितांबिका को यह पुरस्कार भारत और फ्रांसीसी अंतरिक्ष साझेदारी के क्षेत्र में अच्छे कार्य के लिए प्रदान किया गया है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। जुलाई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जैसे कि मैंने बताया, लीजन ऑफ ऑनर से भी सम्मानित किया गया था। लीजन ऑफ ऑनर जो है वो फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। स्थापना 1802 में नेपोलियन बोनापार्ट द्वारा चालू किया था। यह फ्रांस के लिए किए गए सर्वोच्च कार्य के लिए प्रदान किया जाता है। तो इतना पोर्शन आपको पता होना चाहिए। याद हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। हॉर्नबिल फेस्टिवल 2023 किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? दरअसल हर साल दिसंबर माह के पहले सप्ताह में ये हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है, जिसमें ये विशेष जनजाति है। मैं इसका जो है रास पर्दाफाश करूंगा, लेकिन आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि ये जो विशेष जनजाति है वो अपनी जनजाति के इस परंपरा को, जो इनका जो कंटिन्यूअसली जो चलता हुआ आ रहा है, जो इनकी प्रथा है, उसको प्रदर्शित करने के लिए बनाती है। समझ रहे हैं मेरी बात? क्लियर है? तो अब तक आप लोगों ने आंसर लगा दिया होगा। मैं आंसर लगा देता हूं कि नागा ट्राइब्स, किसके द्वारा? नागा ट्राइब्स के द्वारा आप लोगों को मतलब ये पता होना चाहिए कि ये हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आइए पर्दे पे और देख लें हम चीजें कि 2023 में नागा हो रहा है। ठीक है ना, मतलब आपका हॉर्नबिल फेस्टिवल 1 दिसंबर से 10 दिसंबर में, और जैसे कि मैंने बताया कि हर साल 1 दिसंबर को मनाया जाता है हॉर्नबिल फेस्टिवल। उद्देश्य क्या है? तो नागा जनजातियों को आपस में एक दूसरे के से क्या करना है? परिचय कराना, दुनिया देश में इनको जाने, इनको पहचाने, इसलिए ये मनाते हैं। और एक बात और याद रखना कि इसकी स्थापना 2000 से, मतलब सन 2000 से ये जो है लाइमलाइट में आया, उससे पहले से मनाया जाता था, लेकिन ये इसका 24वां संस्करण मतलब 24th एडिशन रहा है।
आप लोगों को ये पता होना चाहिए। क्लियर? चलो अपना सत्र आगे बढ़ाते हैं और अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। वर्ल्ड एड्स डे, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस जो है वो हर साल 1 दिसंबर को मनाया जाता है एड्स की जागरूकता को बढ़ाने के लिए। एड्स जो है एक संक्रामक बीमारी है, वायरस के द्वारा फैलता है। कौन से वायरस के द्वारा? तो ह्यूमन इम्यूनोडिफेंसी वायरस है ये, HIV वायरस के द्वारा जो है ये फैलता है। ठीक है, इम्यूनो डिफिशियंसी है ना, थोड़ा जबान फिसल जाता है यार। ठीक है, चले तो ये संक्रामक रोग है, इसका फुल फॉर्म है, आप देख सकते हैं, एड्स डिसीज है ये। एड्स बीमारी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से बनाया जाता है वर्ल्ड एड्स डे। 1988 से ये स्टार्ट किया गया है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। ओहो, भारत की महिलाओं के बारे में है, भारत की वीर पुरुष बोलता हूँ भाई, वीरांगना के बारे में बात कर रहा हूं मैं। पुरुष निकल गया, गलती हो जाती है। अब आगे भी बढ़ते हैं। ठीक है, चलो तो भावनाओं में आदमी बोलते बोलते निकल जाता है ना। ठीक है, तो उसी प्रकार से हुआ है। चलो आते देखते हैं, भारत की पहली महिला एयरपोर्ट फायर फाइटर कौन बनी है? तो अब तक आप लोगों ने आंसर लगा दिया होगा, देख रहे हो हुड़ हुड़ दबंग जैसे इनका स्टाइल है, ये टोपी पहन रही है। दिशा नायक नाम है इनका। क्या नाम है? दिशा नायक, पहले तो याद रखना है। और वीर जो हमारी वीरांगना है, जो हमारी महिला है जिन्होंने हमारे भारत का नाम रोशन किया है, हाल ही में गोवा की दिशा नायक भारत की पहली एयरपोर्ट महिला फाइटर बन गई है, नियुक्त की गई है। दिशा नायक वर्तमान में गोवा के मनोहर पारिकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कार्यशील रहेंगी। भारत में पहली महिला राफेल पायलट कौन रही है? तो फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह। ठीक है, भारत की पहली महिला सैन्य अधिकारी है कैप्टन लक्ष्मी सहगल। भारत की पहली महिला फाइटर है भावना कंठ। तो आप लोगों को ये सारी चीजें याद रखनी है। क्लियर है? इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, छोटा सा प्यारा सा सेशन मैं आप लोगों के बीच में लेके आता हूँ। देख रहे होंगे तो लाइक जरूर करिएगा और शेयर जरूर करिएगा। मैं बार बार बोलता हूँ कि इस चैनल को दूर दूर पहुँचाइए ताकि हम जो है और बेहतर से बेहतर कंटेंट आप लोगों के लिए बनाएं और बेहतर से बेहतर तैयारी आप लोगों के बीच में लेकर आए। क्लियर है? हाल ही में कैबिनेट द्वारा स्वीकृति प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान PN जनमन नाम है जिसका, कितनी राशि मंजूरी दी है? कितनी राशि की? दरअसल देखो, बात समझना कि जो भारत के शेड्यूल ट्राइब्स हैं, भारत में स्थित जितने भी ST हैं, शेड्यूल ट्राइब्स, जो कि भारत की पूरी जनसंख्या का 8.6% लगभग निवास करती है भारत में। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर 2011 की जनगणना, ये क्या हो गया भाई, 2011 की जनगणना सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग भारत में जनसंख्या कितनी है? 121, उसमें से 8.6% लमसम, ठीक है, इतनी जनजाति जो है वो आपका भारत में निवास करती है। अब इनके संरक्षण, इनके संवर्धन, इनके विकास, इनके लिए जो है उत्थान के कार्य के लिए ये जनमन योजना, PM जनमन योजना लाया गया है। तो इसके लिए भारत सरकार ने जो मंजूरी दी है वो है 24,104 करोड़ रुपए। इससे आदिवासी समाज का विकास किया जाएगा, इससे आदिवासी समाज का उत्थान किया जाएगा, जनजाति समूह में आर्थिक स्थितियों में सुधार लाया जाएगा, फाइनेंशियल क्राइसिस जो उनमें होती हैं उन सभी चीज़ों को दूर किया जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? एक बार कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे ये रहा। क्लियर है? हाल ही में नोबेल पुरस्कार विजेता हेनरी किसिंजर का निधन हो गया है। इनको किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? निधन से संबंधित भी प्रश्न सीधा सीधा हमारे एग्जाम में दे देता है, जो कि इम्पोर्टेंट निधन है। ठीक है, आसपास में चाचा दादा ये जो है इम्पोर्टेंट हमारे लिए है, लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से जो व्यक्तित्व, जो पर्सनैलिटी बहुत समाज में कुछ बेहतर किया होता है, उससे संबंधित निधन में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो नाराज नहीं होइएगा। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि शांति के क्षेत्र में इनको 1973 में दिया गया था। क्या? तो नोबेल पीस प्राइज देख सकते हैं आप। 1973 में नोबेल शांति पुरस्कार हेनरी किसिंजर को दिया गया था। अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री रह चुके हैं ये, मतलब कि आपका ये किसिंजर क्या रहे हैं? US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट नोबेल लेक्चर हेनरी किसिंजर हैज पास्ड अवे। ओके, क्लियर?
ठीक, आ जाओ, आगे बढ़े आगे, ठीक, चलो आ जाओ। भारतीय रेलवे ने रेलवे ट्रैक पर हाथियों की सुरक्षा के लिए कौन सा AI सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? मित्रों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है। लोग, युवा वर्ग, जो आप जानते हैं कि भारत में 2020 के बाद से पूरा विश्व जो है, विश्व भर में भारत एक युवा देश है, यूथ कंट्री है, सबसे बड़ा यूथ कंट्री। और जितने भी देश युवा के रूप में रिप्रेजेंट हुए हैं, जितने भी देश युवा के तौर पे जो है सामने आए हैं, उन्होंने उस देश का उत्थान किया है, उस देश को बनाया है, उस देश को डेवलप किया है। युद्ध स्तरीय मेहनत करने की आप युवाओं में ही क्षमता होती है, तो आप युवा ही इस देश को बेहतर बना सकते हैं। और ये युवा का एक बहुत अच्छा हथियार भी है AI, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसका उपयोग करना सीखे जरूर, ठीक है, क्योंकि आधुनिक दौर है और इससे आप लोगों को बहुत सारी मदद मिलेगी, ठीक है। जैसे कि मैं कुछ AI टूल्स उपयोग करता हूं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप उसका उपयोग करें। खैर, ये बात हमारे पढ़ाई की नहीं है, लेकिन छोटी छोटी मगर मोटी बातें हम करते रहते हैं। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम है गजराज। क्या नाम है? गजराज। आप लोग रेलवे वाले इसको याद रखें कि ये गजराज जो है, हाथी जो है मुख्य रूप से वन क्षेत्रों में रहते हैं, है ना। अब वो वन एकाधिकार क्षेत्र में रहते हैं, तो ठंड के समय में खास तौर से कोई अगर रहने वाला होगा रायगढ़, कोई आप रहने वाला होगा पिंडरा, या आसपास जो फॉरेस्ट्री एरियाज हैं, इंडिया में आप कहीं भी रह सकते हैं, जैसे मध्य प्रदेश में पचमढ़ी पन्ना वाले क्षेत्र में आप रहते हैं, तो वहाँ के इर्द गिर्द जितने भी गांव वाले हैं, ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ पर अधिकतर देखा जाता है कि हाथी जो है इस मौसम में पहुँच जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं। तो उसके लिए ये क्या है, पहल की है रेलवे ने, रेलवे ट्रैक में हमेशा आ जाते हैं। तो हाथियों को सेंस करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से वो क्या करेगा कि उनको सुरक्षित बचा लेगा। नहीं तो बहुत सारे हाथियों का ट्रेन से कटने से भी जो है मृत्यु हो जाती है। क्लियर है? आप अभी तक सारी चीजें समझ गए होंगे। तो आप देख सकते हैं कि भारतीय रेलवे ने रेल पटरियों पर हाथियों से होने वाले दुर्घटनाओं को रोकने के लिए गजराज नामक AI सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। गजराज जो है वो ऑप्टिकल फाइबर केबल के माध्यम से क्या करेगा, सुरक्षा प्रदान करेगा। इस प्रणाली को बाकी बहुत सारे राज्य जैसे उड़ीसा, झारखंड, असम, केरल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और बहुत सारे क्षेत्रों में जहां जहां रेलवे की पहुंच है वहां ये प्लान करना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा कि मिशन दक्ष लॉन्च किया गया है किस राज्य में, मतलब हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन दक्ष लॉन्च किया है। तो अब तक आप लोगों ने आंसर लगा लिया है, बिहार ने किया है। दक्ष से क्या तात्पर्य है साथियों, चलो बताओ। दक्ष का इंग्लिश में क्या होगा आपका मीनिंग? दक्ष जो है मैं ही बता देता हूं। दक्ष का मतलब होता है कैपेबल, दक्ष होना, किसी क्षेत्र में या किसी चीज में दक्ष होना। किसी चीज या किसी क्षेत्र में दक्ष होना ही कोई दक्ष नहीं कहते हैं। याद रखना, दक्ष से तात्पर्य हमारी मनस पटल से, हमारी सोच से, हमारी मानसिकता से है, हमारे अप्रोच से है, हमारे इंटीग्रेटेड लाइफस्टाइल से है। एक बार समझ सकते हैं इस बात को। अब मैं बताता हूं कि दक्ष का मतलब होता है कैपेबल। और बिहार जो रहा है 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य जो है महज 60% यहाँ की जनसंख्या क्या है, लिटरेट है, मतलब पढ़ी लिखी है। मतलब सबसे कम साक्षरता दर वाला अगर कोई सा राज्य है तो वो बिहार है। अब यहाँ पर जो दिक्कत है वो सामने ये आती है कि जो हिंदी लैंग्वेज है उसके प्रति लोगों का जेंडर मिस्टेक्स बहुत होते हैं, है ना। मतलब आप देख सकते हो किसी बिहार वाले को बात करते हुए तो कर्ता को है करती है, करती को है करता है, इस प्रकार से वो उपयोग करता है। खैर, आप लोग इस बात को समझ सकते होंगे, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूं आप लोगों को कि ये जो मिशन दक्ष है बेसिकली बच्चों को, बच्चे जो कि प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं उन लोगों से अगर ये बेसिक चीजों से स्टार्ट कर दिया जाए इन सब सारी चीजों को, तो वो बेहतर तरीके से परफॉर्मेंस करेंगे अपने लाइफ में, अपने आगे आने वाले भविष्य में। तो इसके लिए ये दक्ष लाया गया है। देख सकते हैं आप कि 3 से 8 के ऐसे छात्र जो हिंदी वाक्य धारा प्रवाह नहीं पढ़ सकते,
ठीक है। उसके बाद ऐसे छात्र जो मौलिक गणित नहीं, जोड़ना घटाना नहीं जानते, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर नहीं पहचान पाते, 3 बजे क्या है, 3 बजे के बाद एक्स्ट्रा क्लासेस लगेंगे इनकी, स्पेशल क्लासेस, एक्स्ट्रा क्लास नहीं बोल सकते उसको, स्पेशल क्लासेस लगेंगे इनकी। तो इसमें इन्होंने पारंगता हासिल करी है। क्लियर, मतलब पारंगता हासिल कर पाएंगे ये बोलना चाह रहा हूं। तो ऑपरेशन दक्ष किसके द्वारा लाया गया है, तो बिहार सरकार के द्वारा लाया गया है। क्लियर, बहुत अच्छी पहल है। ठीक है, जैसे कि आप जान सकते हैं कि दिल्ली में मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम के लिए वहाँ के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी जो है वहाँ के शिक्षकों को अब्रॉड भेजे थे पढ़ने के लिए, और शुरू में क्लास होने से पहले व्यवहारिक शिक्षा दी जाती थी, मतलब कि जो बच्चों को एक्चुअल में व्यवहारिक शिक्षा दी जानी चाहिए उन पे उसने उन चीज़ों पे उन्होंने क्या किया था, पहल किया था। और आज वो काफ़ी मतलब देखा जा सकता है कि दिल्ली में उसका काफ़ी प्रभाव पड़ा है। वहाँ के बच्चों में मैनर आप लोगों को देखने को मिलेगा। आप लोग जब जाएं तो वहाँ के स्कूल के आप रवैये से, स्कूल में आपके पार्टिसिपेशन से सारी चीज़ें आप लोग को समझ में आ जाएगी। तो बच्चों को व्यवहारिक शिक्षा भी देना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। समझ रहे हो मेरे साथियों, मतलब व्यवहारिक शिक्षा ऐसी जिससे कि मुख्य रूप से वो जो सामान्य मानवीय व्यवहार है, जो हमारी सभ्यता है, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा मेन मोटो होना चाहिए, उन सब सारी चीजों को वो सीख पाएगा। ठीक है, हम तो पाश्चात्य कल्चर या वेस्टर्न कल्चर तो ला नहीं सकते, लेकिन हाँ जो हमारी परंपरा है कि सवेरे उठ के माता पिता के चरण स्पर्श करना, प्रणाम करना, सलाम करना, दुआ करना, खाने से पहले हाथ धोना, ये सब जितनी गतिविधियां हैं वो सामान्य उन्होंने एक फैमिलियर क्लास स्टार्ट किया था। आज वो बहुत ही मतलब देखा जाए सक्रिय है, सभी स्कूल में होता है। तो मिशन दक्ष इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। ठीक है, अब इनको जानते हैं। इनका नाम है DY चंद्रचूड़, मतलब कि आपका सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रश्न है। हाल ही में किस संवैधानिक संस्था ने फास्टर 2.0 पोर्टल जारी किया है? तो मैं आपको बता दूं, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। और ये इसको चालू क्यों किया गया है? फास्टर से आप लोग समझ सकते हैं कि फास्टर मतलब कि फास्ट से भी ज्यादा फास्ट, समझ रहे हैं फास्टर। तो इस फास्टर ऐप का मुख्य उद्देश्य ये है कि हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट बेसिकली देखें, और बाकी जितने भी न्यायालय हैं उसमें जो बंदियों की रिहाई से संबंधित जो घटना मतलब चीजें प्रकरण होता है, उस प्रकरण में हमेशा डिले हो जाता है, और बेचारा जो जेल में फंसा हुआ व्यक्ति है, अपराधी है या जो भी है, तो वो बहुत समय काट के जेल निकलता है, जेल से बाहर निकलता है। तो ये सारी चीजें जो ये फाइलिंग है जल्द से जल्द पहुंचे, उसके लिए पोर्टल बनाया फास्टर 2.0। क्लियर है? आइए देख लीजिए। जैसे कि मैंने बताया, DY चंद्रचूड़ ने फास्टर पोर्टल इसलिए डिजाइन किया गया है ताकि जेल अथॉरिटी, ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट में कैदी रिहाई के संबंधित में कोर्ट ऑर्डर के लिए बारे में तुरंत जानकारी मिल सके, इसकी रिहाई में तेजी आए। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय हमारा संवैधानिक निकाय है, सर्वोच्च न्यायिक निकाय भी है। स्थापना 28 जनवरी 1950 में हुआ था। संवैधानिक स्थिति 124 से 147 तक के मतलब आर्टिकल। और HJ कनिया जो है वो पहले हमारे भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। 5th वैश्विक आयुर्वेदिक महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया था? तो केरल के कोझिकोड में। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। क्यों किया गया है? तो आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए इसे किया गया है। 1 से 5 दिसंबर तक ये चलेगा। आयुर्वेद विषय क्या है? स्वास्थ्य देखभाल की उभरती चुनौतियों एवं पुनर्जीवन हेतु आयुर्वेद का उपयोग करना, और ये बहुत जरूरी है। आयुर्वेद का उपयोग आप भी करा करिए, एलोपैथिक में थोड़ा सा कम रहा करिए। एलोपैथिक तो लास्ट मतलब उपाय रहता ही है, लेकिन आयुर्वेद का अगर आप उपयोग करते हैं तो आपके जीवन शैली में बहुत ही परिवर्तन आएगा। क्योंकि मेरे साथियों, मैं आप लोग को बताना चाह रहा हूं, जैसे कि अभी ठंड का मौसम आ रहा है और ठंड में आप आंवला खाते होंगे, तो आंवला जो है वो बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट का सोर्स है। तो प्रॉपर अगर फिट रहना है, बताया था फिट रहने के लिए 3 चीज छोड़नी पड़ेगी और बाकी चीजें अपनानी है। 3 सफेद चीजें, और 3 सफेद चीजें कौन सी है? तो शक्कर, मैदा और नमक कम खाइए, आप अपने आप फिट होते जाएंगे। ठीक है, चलो खैर, अपना रिवीजन का सत्र चालू होता है। नीति आयोग राइज कार्यक्रम शुरू किया है, इसका पूर्ण रूप क्या है? तो रैपिड इनोवेशन एंड स्टार्टअप एक्सपेंशन इसका उपयोग है। ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में जो आपका कॉर्पोरेट समझौता है उसको अच्छे तरीके से सुचारू बनाना। क्लियर है? भारत में सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? फातिमा बीवी, जो इनका निधन वर्तमान में 96 वर्ष की आयु में हो गया। ये भारत की पहली मुख्य न्यायाधीश बनी थी 1989 में, और 1997 से 2001 के बीच में तमिलनाडु में राज्यपाल के रूप में ये क्या हुआ था? इनका आपका
नियुक्ति किया गया था। क्लियर है। हाल ही में किसे भारतीय संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक पैनल का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो हमारे गिरीश चंद्र मुर्मू जी, जो कि क्या रहे हैं, कैग रहे हैं, CAG कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल रहे हैं, ये है ना, गिरीश चंद्र मुर्मू जी को। क्लियर। पैरा एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 में पदक तालिका में भारत का स्थान कौन सा रहा है? तो भारत का स्थान पहला रहा है। हमारे पैरा ओलंपिक्स में जो भाग लेने वाले हैं, चैंपियनशिप में जो भाग लेने वाले खिलाड़ी हैं, उन्होंने जोरदार परफॉर्मेंस किया है, इंडियन आर्चर्स। क्लियर। आगे बढ़ते हैं तो आप देख सकते हैं पहले स्थान में, जैसे कि मैंने बताया, गोल्ड मेडलिस्ट के नाम लास्ट वाले आपको क्लास में मिल जाएगा। आसियान भारत श्री अन्न महोत्सव 2023 इंडोनेशिया में आयोजित कराया जा रहा है, इंडोनेशिया के जकार्ता में। ठीक है। अन्न महोत्सव मतलब बहुत सारे अन्न के बारे में जागरूकता फैलाना, मिलेट्स के उत्पादों के बारे में। आसियान में टोटल 11 सदस्य है, पता होना चाहिए। 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। जकार्ता में इसका मुख्यालय है और जहां मुख्यालय है वहीं क्या हो रहा है, ये अन्न महोत्सव मनाया जा रहा है। क्लियर है। लेकिन ये याद रखिएगा, ये पूछा हुआ है, आसियान का आदर्श वाक्य वन विजन वन आइडेंटिटी वन कम्युनिटी इसका मुख्य उद्देश्य है। क्लियर। अगला है भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य एक्सरसाइज ऑस्ट्रा हिंद कहाँ किया जा रहा है? तो पर्थ ऑस्ट्रेलिया में किया जा रहा है। कहाँ? पर्थ ऑस्ट्रेलिया में किया जा रहा है। याद रखना है इसको, आप लोग को याद रखना है, दोनों के बीच में साझेदारी और जो है सेवाओं को बढ़ाने के लिए। IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2023 नन अदर देन पंकज अडवाणी, जो कि बहुत ही बेहतर बिलियर्ड्स खेलते हैं। अगर आप स्नूकर बिलियर्ड्स देखे होंगे तो ये खेल बहुत अच्छा है। ये मेरे कुछ मतलब देखा जाए फेवरेट गेम्स में से एक है, तो खेलिएगा जरूर जीवन में। IBFC वर्ल्ड चैंपियनशिप्स 1959 में स्टार्ट किया गया था। ठीक है। आगे बढ़े। युद्धाभ्यास वज्र प्रहार किसके किसके बीच में किया जा रहा है? तो भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका। लास्ट सेशन में मैंने बताया था, ये जो है युद्धाभ्यास अमेरिकी सेना विशेष बल समूह के सैनिक द्वारा किया जा रहा है। भारतीय सेना भी इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। क्लियर। आगे बढ़े। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, किस क्रिकेटर को पश्चिम बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो नन अदर देन दादा सौरव गांगुली। क्लियर है। ये ब्रांड एम्बेसडर है पश्चिम बंगाल में। हाल ही में किसने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है? तो सैनिस प्लाशियो को 72 क्रम का जो है आपका क्या मिला है? क्या मिला है बोलता हूँ कि जीता है इन्होंने मिस यूनिवर्स 2023। भारत में सुष्मिता सेन, लारा दत्ता और हरनाज संधू रही हैं इससे पहले मिस यूनिवर्स। क्लियर। हाल ही में जेवियर माइली को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? तो अर्जेंटीना का। याद रखिएगा साथियों, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति चुना गया है। किन्हें? तो आपका दक्षिणपंथ नेता जेवियर माइली। अर्जेंटीना अमेरिका में स्थित एक देश है। कैपिटल है इसका बुएनस एयर्स और करेंसी है इसका अर्जेंटीनी पेसो। क्लियर है। उसके बाद है शांति निरक्षत्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार कोविड योद्धाओं को दिया गया है। याद आप लोगों को रखना है, कोविड योद्धा इसमें पार्टिसिपेट किए थे। ठीक है। इंदिरा गांधी पुरस्कार यह शांति निरक्षत्रीकरण विकास के लिए प्रदान किया जाता है। 1986 से इसे स्टार्ट किया गया था। तो इतना सत्र हमारे लिए है, आपको इतना याद रखना है और इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।